सभी योद्धाओं का स्वागत है। आज की क्लास में हम लेते हैं वैदिक गणित। वैदिक गणित जो सीईटी के एग्जाम के सिलेबस बेस पे है, उसमें कम से कम 2 या 3 भी प्रश्न आ सकते हैं और 5 भी प्रश्न आ सकते हैं। वैदिक गणित के अंदर हम लेते हैं, देखो वैदिक गणित के अंदर आपका जो सिलेबस है, वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण जो संख्या हो उनका वर्ग ज्ञात करना है, घनफल ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है और घनमूल ज्ञात करना है। इन सभी का है ना 6 अंकों तक, आपके जो 6 डिजिट होते हैं वहां तक ज्ञात करने के आपके सिलेबस में दे रखा है। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहले वर्गमूल, घनमूल और घन और वर्ग के बारे में जो जानकारी है उसके बेसिस पे लेते हैं, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड है, अधीनस्थ कुछ भी दे सकता है। एक छोटी छोटी बात भी आपको याद रखनी है। सबसे पहले वर्गमूल, वर्ग वैदिक विधि का पूरी के शंकराचार्य, पूरी के जो शंकराचार्य जी थे, पूरी के जो शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने 16 सूत्रों के साथ, 16 सूत्रों व 13 उपसूत्रों के साथ क्या किया था, आधार पर वैदिक गणित की रचना की गई थी। देखो आपके सिलेबस में लिख रखा है वैदिक गणित। वैदिक गणित मतलब छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी सी बात भी याद रखनी है, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों याद रखनी है। अधीनस्थ बोर्ड कुछ भी दे सकता है, ये ध्यान रखें। तो इस वैदिक गणित का निर्माण है ना पूरी के, कहाँ किया गया था, पूरी के कौन, शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। पूछा जा सकता है वैदिक गणित की रचना किसने की थी, तो आपको याद रखना है स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने की थी। उन्होंने 16 तो क्या दिए थे, सूत्र दिए थे और 13 उपसूत्र दिए थे। 16 सूत्र और 13 उपसूत्र के आधार पर वैदिक गणित की रचना की गई थी। ये 16 सूत्र 13 उपसूत्र कौन से थे, ये थे। ये सारे आपको याद नहीं करने हैं, आपकी जो सिलेबस में वर्गमूल, घनमूल, वर्ग और घन के आधार पर है, केवल उन्हीं को ही आपको याद रखना है। नहीं आता, कहाँ गए थे, संगी मठ था, वहां पे एक संगी मठ था, वहां पे उन्होंने रचना की थी। तो इस स्लाइड के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले वैदिक गणित की रचना किसने की थी, तो पूरी के शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने की थी। किसने की थी, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने की थी। कितने सूत्र दिए थे, 16 सूत्र दिए थे। कितने उपसूत्र दिए थे, 13 उपसूत्र। एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से आप नोट कर लेना और एग्जाम से पहले एक बार रिपीट कर लेना। यहाँ तक इस स्लाइड के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, 16 सूत्र बनते हैं, 13 उपसूत्र बनते हैं। किसने की थी, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने की थी। कहाँ की थी, संगी मठ में इन्होंने रचना की थी। यहाँ तक नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो वैदिक गणित के अंदर सबसे पहले आज की क्लास में हम लेते हैं वर्ग ज्ञात करना। आज की जो हम क्लास है, लेक्चर है, उसके अंदर वर्ग की वैदिक विधि से कैसे कर सकते हैं उसके आधार में जानकारी लेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में बताए जाएंगे। देखो वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करने के 6 अंकों तक आपके 5 सूत्र है। 5 कौन से, 5 विधियां हैं। इन 5 विधियों को आपको याद रखना है। 5 विधियों को कौन सी विधियां हैं, सबसे पहले आपको याद है एकाधिकरण पूर्ण विधि। पहले विधियों के नाम याद करने हैं, नोट करके रख लेना एक एक बाइट को। एकाधिकरण पूर्ण विधि, फिर अनुरूपण विधि, निखिलम विधि, संकलन व्याकरण, इससे इष्ट विधि भी कहते हैं, और द्वंद्व योग विधि। सबसे पूछा जा सकता है आपको निम्न में से वर्ग ज्ञात करने की वैदिक विधि नहीं है, या पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी वर्ग ज्ञात करने की वैदिक विधि है। इसलिए इन 5 सूत्र को आपको याद रखना है या 5 पॉइंट को याद रखना है। सबसे पहले कौन सी होती है, एकाधिकरण पूर्ण विधि, अनुरूपण विधि, निखिलम विधि, संकलन व्याकरण विधि, इष्ट विधि या द्वंद्व योग विधि। एग्जामर है, कुछ भी पूछा जाता है थ्योरी के आधार पर आपको बता सकना है निम्न में से कौन सी वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करने की विधि नहीं है, या पूछा जा सकता है निम्न में से वर्ग ज्ञात करने की कौन सी विधि है इस बेस पर। इसलिए नहीं है तो वो वर्ड को ध्यान से गौर करना। कुछ बार हम देखते हैं नहीं दिखाई नहीं देता और टिक करके आ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से चेक करना, मिस्टेक मत करना। तो यहाँ तक ये क्लियर है कौन कौन सी विधि होती है। वर्ग ज्ञात करने के आपके 6 अंकों तक कौन सी विधि है, 5 विधि है। कौन कौन सी विधि है आपको ध्यान से देखना है, एकाधिकरण पूर्ण विधि, अनुरूपण विधि, निखिलम विधि, संकलन व्याकरण विधि, इसे क्या कहा जाता है, इष्ट विधि भी कहा जा सकता है। इसे द्वंद्व योग विधि से नेक्स्ट आ गई द्वंद्व योग विधि। यहाँ तक 5 विधियां हो गई। नेक्स्ट यहाँ तक आगे लेते हैं। देखो सबसे पहले इस विधि में हम लेते हैं एकाधिकरण पूर्ण विधि। आज सबसे पहले कौन सी विधि आती है, एकाधिकरण। ये कौन सी विधि है, वर्ग ज्ञात करने की विधि। एकाधिकरण पूर्ण विधि किसकी विधि है, वर्ग ज्ञात करने की विधि है। इसके अंदर क्या है, एकाधिकरण पूर्ण विधि। इस विधि के अंदर 2 खंड, ये ध्यान रखना, एग्जामर के अंदर ये कुछ बार पूछे जाते हैं। एकाधिकरण पूर्ण विधि में कितने खंड बनते हैं, 2 खंड बनते हैं। स्टेप कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। समूह कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। सीधा पूछा जाएगा एक वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करने की एकाधिकरण पूर्ण विधि में कितने स्टेप बनते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, या 2 स्टेप हो जाएगा, या हम कह सकते हैं 2 समूह। आपको केवल ये याद रखना है 2 खंड या 2 समूह या 2 स्टेप बनते हैं। किस संख्या का इकाई का अंक, किसी संख्या का इकाई का अंक मतलब कोई भी संख्या लिखी होती है जैसे 3, 4, 8, 5, पीछे इकाई का जो पीछे होता है इसे इकाई का अंक कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, चरमांक कहा जाता है। चरम अंक या चरमांक भी कहा जा सकता है, ये ध्यान रखें। नहीं आता, इसे क्या कहा जा सकता है, चरमांक या इकाई का अंक कहा। जो पीछे जो इकाई का अंक होता है उसे क्या कहा जाता है, इकाई का अंक या चरमांक कहा जाता है। पीछे जो डिजिट होता है या अंक होता है उसे क्या कहा जाता है, चरमांक या इकाई का अंक कहा जा सकता है।
इकाई का अंक 5 हो, ये ध्यान रखना। एकाधिकरण पूर्ण विधि किसके लिए उपयुक्त होती है? जिसका इकाई का अंक या चरमांक क्या हो? 5 हो, उसके लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? आपके एकाधिकरण पूर्ण विधि है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस वैदिक विधि से किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 5 हो तो उत्तम विधि कौन सी है? तो उत्तम विधि कौन सी होती है? एकाधिकरण पूर्ण विधि उत्तम विधि हो जाएगी। कौन सी विधि हो जाएगी? एकाधिकरण पूर्ण विधि। कौन सा? जिसका चरमांक या इकाई का अंक क्या हो? 5 हो, उसके लिए बेस्ट विधि कौन है? एकाधिकरण पूर्ण विधि। एकाधिकरण पूर्ण विधि कितने स्टेप बनते हैं? 2 स्टेप बनते हैं। ये एक एक पॉइंट याद रखना और ध्यान से लिख लेना। वर्ग ज्ञात करने के एकाधिकरण पूर्ण विधि का प्रयोग किया जाता है। इकाई का अंक चरमांक, इकाई के अंक को क्या कहा जाता है? चरमांक भी कहा जाता है। कुछ बार एग्जाम में वर्ड ये यूज किया जा सकता है, किसी संख्या का चरमांक यदि 5 हो तो उसके लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो एकाधिकरण पूर्ण विधि है। यहाँ तक नेक्स्ट लेते हैं। इस विधि में बाएं खंड में गए अंकों को उसके गुण से लिखा जाता है, दाएं खंड में 5 का पूर्ण वर्ग लिखा जाता है, अंत में दोनों को खंडों को जोड़ दिया जाता है। अब देखो ये सॉल्व कैसे होगी, क्लियर? यहाँ तक देखते हैं। सबसे पहले इस स्लाइड के अंदर कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? वैदिक विधि से, वैदिक विधि कौन सी विधि है? एकाधिकरण पूर्ण विधि। एकाधिकरण विधि किसकी विधि है? वैदिक विधि की है। कितने खंड बनते हैं? तो 2 खंड या 2 स्टेप बनते हैं। किसके लिए उपयुक्त होती है? जिसका चरमांक क्या हो? 5 हो। चरमांक क्या हो? 5 हो। चरमांक क्या हो? 5 हो। या इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो? 5 हो। उसके लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? होती है आपके वैदिक विधि की एकाधिकरण पूर्ण विधि सॉल्व होती है। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखना। अब देखो एकाधिकरण पूर्ण विधि, जैसे ये 35 से 35 का स्क्वायर ज्ञात करना है, वैदिक विधि से 35, ऐसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 35 को 35 से गुणा करके हमने बता दिया। लेकिन एग्जामर है जो क्वेश्चन स्टेप बेस पे पूछा जाता है, जैसे आपको कहा जाएगा 35 का वर्ग करने पर बाएं खंड के अंक या संख्या होगी, ऐसा पूछा जाएगा। यानी यहाँ तक देखो 25 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे देखो 25 का स्क्वायर करना है ना, तो यहाँ पे यार देखो 2 खंड बनते हैं, 2 स्टेप बनते हैं। ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, ये बायां खंड और ये दायां खंड। क्लियर? यहाँ तक पीछे दाएं खंड में जो इकाई का अंक या चरमांक होता है इसे लिखा जाता है 5 × 5। नहीं आता? सबसे पहले फिर से बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट को ध्यान से लिखना और ध्यान से नोट करना। दाएं खंड, दाएं में क्या लिखा? चरमांक। जो इकाई का अंक, किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या आ सकती है, उसका क्या होगा? हम इकाई का अंक लेंगे या चरमांक लेंगे, उसके मतलब 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 5 से गुणा करने पर 25 आएगा। नहीं आता? इसी तरह उसके बाद जो भी संख्या बचे, जैसे यहाँ पे 2 बचा है, यदि मैं 125 लेता तो यहाँ पे क्या करता मैं? 5 × 5, यहाँ पे कितने बचे? 12, तो 12 × 13। नेक्स्ट वाली संख्या यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 लिखेंगे, 3 दूनी 6, 6। फिर इन दोनों को साथ में लिख दिया जाएगा, कितना आ जाएगा? 625। ये देखो 625। यानी यहाँ तक समझ में आ गया। यदि यहाँ पे 12 होता तो हमें क्या लिखता? 13 लिखता, 13 को 12 × 13 लिखता, मतलब 12 के जस्ट बाद वाली संख्या। इसके बाद जो भी संख्या होती है उसके जस्ट आगे वाली संख्या को लिखा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? 25 का वैदिक विधि से एकाधिकरण पूर्ण विधि से वर्ग करने पर बाएं भाग के अंक होंगे या बाएं भाग की संख्या होगी, तो बाएं भाग का अंक कौन सा हो जाएगा? 6। आंसर क्या हो जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। यदि पूछे दाएं भाग के अंक होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये तो संख्या हो गई। यदि अंक पूछे तो 2 व 5 हो जाएंगे। अंक कौन से हो जाएंगे? 2 व 5। इसलिए प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि वैदिक विधि से आपके एकाधिकरण पूर्ण विधि में 25 का वर्ग करने पर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहले दाएं भाग के अंक होंगे 6। यदि पूछे दाएं भाग के अंक होंगे तो 2 और 5। दाएं भाग की संख्या होगी तो आंसर हो जाएगा 25। यानी यहाँ तक। इसी तरह एक और लेते हैं, देखो 35 का स्क्वायर करने पर, 35 का स्क्वायर करने पर जैसे 5, इसमें क्या होगा? इकाई के अंक का स्क्वायर, इकाई का अंक का स्क्वायर, ये रहा 25। अब देखो 3 लिखा, 3 से एक आगे वाली संख्या, 3 में एक जोड़ा मतलब 4 आ गया, 4 3 कितना हो गया? 12, ये 25 आ गया, फिर दोनों को जोड़ दिया 1225। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो एकाधिकरण पूर्ण विधि और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? जैसे यहाँ पे 195 का स्क्वायर पूछा गया था, 195 का स्क्वायर, 195 का स्क्वायर पूछा था, तो यहाँ पे क्या करें? 5, एक चरमांक या इकाई के अंक का क्या करेंगे? 5, 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25। ये कौन सा कहलाता है? दाएं भाग कहलाता है। बायां भाग क्या हो गया? 19 × 19 के जस्ट बाद कौन सी संख्या आती है? 20 आती है, तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 से मल्टीप्लाई करने पर कितना? 380 और ये 25 जोड़ने पर कितना आ गया? आप इन दोनों को साथ में लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 380, 25 आ गया। यानी यहाँ तक आपको वैदिक विधि से कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको कहा जाएगा 195 का स्क्वायर वैदिक एकाधिकरण पूर्ण विधि से करने पर बाएं भाग के अंक या संख्या होगी, तो बाएं भाग के अंक कौन से? 380 संख्या गए तो आंसर क्या हो जाएगा? 380 हो जाएगा। कुछ बार ऐसा बाएं भाग के संख्या का योग बताएं, मतलब 0 + 8 + 3, ऐसा मतलब एग्जामर है कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना। बायां भाग कौन सा होता है, दायां भाग कौन सा होता है। इस तरह से सभी संख्या को मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना।
सबसे लिखा हुआ है 5 × 5। अब देखो 5 × 5, 5 आगे कोई संख्या नहीं है तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 आ गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है 15। अब देखो 15 मतलब चरमांक या इकाई का कितना है 5, तो यहाँ पे 5 का तो स्क्वायर आएगा स्लैश। अब 15 के बाद यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, 1 के बाद क्या आता है 2, 1 × 2, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 से गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा 2 और 5 का स्क्वायर 25, ये 25 आ गया। अब थोड़ा ध्यान से और देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रत्येक के पीछे देखो 5 5 आ रहा है, 5 5 5 5 आ रहा है, 5 आ रहा है 65 75 में देखो पीछे दोनों 5 आ रहा है, इसमें दोनों 5 आ रहा है, इसमें दोनों 5 आ रहा है, दोनों 5 है, क्योंकि एकाधिक पूर्ण विधि है जिससे इकाई का अंक चरमांक 5 हो, उसी के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। इससे हम मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, किसी भी संख्या का मिड पॉइंट, जैसे 1 से लेकर 10 तक का मिड पॉइंट क्या हो गया 5 हो गया, 11 से लेकर 20 का इकाई मिड पॉइंट क्या हो गया 15 हो गया, 21 से लेकर 30 तक मिड पॉइंट क्या हो गया आपके 25 हो गया, यहाँ ये मिड पॉइंट है। अब देखो सब में पीछे 25 आएगा, पीछे तो क्या आएगा 25 आएगा, सब में क्या आएगा पीछे 25 आएगा, 25 25 25 25 25। आगे क्या होगा वो ध्यान से देखना, पीछे तो 25 आएगा क्योंकि ये दायां भाग है, ये तो फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे 2 है, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 6, ये 625 हो गया, ये नहीं आता। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 वापस 3 के मल्टीप्लाई 4 से कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 25 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे 4 के बाद क्या आता है 5, 5 × 4, यही 4 लिया है फिर से मैंने, ये ध्यान रखना, नहीं आता, ये 5 चौके 20 25, नहीं आता। ऐसा भी कह सकते हैं, देखो 5 है, 5 लिखा, 5 के बाद क्या आता है 6, 6 से गुणा, नहीं आता, 6 5 30, ये 25, नहीं आता। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 6, 6 लिखा, 6 के बाद क्या आता है 7, 7 लिखेंगे, 7 से कितना हो जाएगा 42, और ये कितना हो जाएगा 25 25। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, 8 का मतलब 8 लिखेंगे, 8 के बाद क्या आता है 9, 9 8 कितना हो जाएगा 72, 72 25, नहीं आते। इसी तरह देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 7, 7 आ रहा है, 7 के बाद क्या आता है 8, यहाँ पे 8 लगेंगे और 25 फिक्स रहेगा, 8 7 कितना होता है 56, और ये 25, नहीं आते। अब वहाँ पे कोई भी एग्जाम में संख्या आ सकती है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ 105। अब देखो 105 का करना है तो यहाँ पे 105 का स्क्वायर करना है वैदिक विधि से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे क्या आ रहा है 5, 5 को तो हम अलग लिख देंगे, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया आपके दायां खंड। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 10, 10 के बाद क्या आता है 11, इसको 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 25, और साथ में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 110 25, ये देखो 110 25। अब देखो इस विधि के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा एकाधिकरण पूर्ण विधि किसके लिए, वर्ग ज्ञात करने की विधि है। वर्ग ज्ञात करने कौन सी विधि है, एकाधिकरण पूर्ण विधि। एकाधिकरण पूर्ण विधि कितने स्टेप बनते हैं, तो 2 स्टेप या 2 खंड बनते हैं। यदि आपको पूछा जाए दायां भाग और बायां भाग के अंक कौन से होते हैं, संख्या कौन सी होती है, ये किसके लिए उपयुक्त होती है, जिसका चरमांक या इकाई अंक क्या हो 5 हो, उसके लिए बेस्ट विधि कौन सी है, एकाधिकरण पूर्ण विधि मानी जाती है। कि नहीं यहाँ तक समझ में आ गया। इसके अलावा कोई भी संख्या आपको पूछी जा सकती है, आपको बस सिंपल सा याद रखना है, जैसे कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी संख्या जैसे यदि आपको पूछे 38025 का स्क्वायर बताए वैदिक विधि से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीछे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे। आगे कौन सी संख्या होती है 3802, इसके बाद कौन सी संख्या आती है 3803 आती है, इससे मल्टीप्लाई करनी है, फिर आंसर आपको बताया जाएगा। एग्जाम के अंदर आपके 6 अंकों तक है तो कोई भी पूछी जा सकती है। नहीं यहाँ तक नेक्स्ट लेते हैं, जैसे अब नेक्स्ट विधि आ गई अनुरूपेण विधि। नेक्स्ट कौन सी विधि आ गई, अनुरूपेण विधि। फर्स्ट विधि कौन सी थी, एकाधिकरण पूर्ण विधि। एकाधिकरण पूर्ण विधि के स्टेप कितने बनते हैं, 2 स्टेप बनते हैं। इकाई का चरमांक 5 हो, उसके लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। एक फिर से रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वैदिक विधि के 2 या 3 प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट विधि आ गई अनुरूपेण विधि। अब देखो अनुरूपेण विधि के अंदर क्या करना है आपको, अनुरूपेण विधि, इस विधि में उपसूत्र अनुरूपेण विधि भी कह सकते हैं। वैदिक विधि से 2, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए अनुरूपेण विधि को उपयुक्त माना जाता है। जिस संख्या के 2 अंक होते हैं, किसी भी संख्या के 2 अंक मतलब 11 से लेके 99, 11 से लेके 99 तक कोई भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात करना हो, उसके लिए उपयुक्त विधि कौन सी होती है, अनुरूपेण विधि होती है। आपको पूछा जा सकता है अनुरूपेण विधि का संबंध किससे है, तो वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करने की विधि से संबंधित है। वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करने के निम्न में से कौन सी विधि है, तो अनुरूपेण विधि हो सकती है। यहाँ तक ये किसके लिए उपयुक्त होती है, जिस संख्या के 2 अंक मतलब 11 से लेकर 99 के लिए जो हो, उसके लिए अनुरूपेण विधि। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, संख्या 11 से लेकर 99 का वर्ग ज्ञात करने के लिए वैदिक विधि की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो अनुरूपेण विधि मानी जाएगी। कौन सी विधि मानी जाएगी, अनुरूपेण विधि मानी जाएगी। इसमें खंड व समूह की संख्या कितनी होती है, 3 होती है।
खंड और समूह की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। नहीं यहाँ तक समझ में आ गया? एक एक पॉइंट लिख लेना, बार बार रिपीट करते रहना, जिससे याद हो जाएगा आपको। नहीं आता? यदि आपको पूछे एकाधिक पूर्ण विधि कितने स्टेप बनते हैं, तो 2 स्टेप बनते हैं। नेक्स्ट अनुरूपण विधि में स्टेप कितने बनते हैं, तो 3 स्टेप बनते हैं। नहीं आते? आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपके सभी विधियों के नाम आ जाएंगे साइड में, 2 3 4 5, आपको मिलान करना पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा सत्य है या कौन सा सत्य है, या मिलान करके बताए। नहीं आता? ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो अनुरूपण विधि में कितने स्टेप बनते हैं? 3 स्टेप बनते हैं। हमने एक बीजगणित के अंदर सूत्र सीखा था a² + b² + 2ab, उसी का यूज करते आपको करना है। जैसे a² 2ab और b²। a² मतलब क्या है? प्रथम भाग, ये प्रथम भाग कहलाता है। मध्य भाग, मध्य भाग मतलब सेंटर पॉइंट कहलाता है। और तृतीय भाग, सेंटर पॉइंट मतलब ये सेकंड भाग हो गया। और तृतीय भाग कौन सा है? b², ये तीसरा स्क्वायर हो गया। ये 3 स्टेप हो गया। आपको पूछा जा सकता है तीसरा स्टेप कौन सा है, तो b² है। मध्य स्टेप या सेकंड स्टेप कौन सा है? 2ab है। और मध्य प्रथम स्टेप कौन सा है? a² है। इससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ 36 का स्क्वायर ज्ञात करना है, 36 का वैदिक विधि से स्क्वायर ज्ञात करना है, आपको कहा जाएगा मध्य के अंक या मध्य की संख्या होगी। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछा जाएगा 36 का स्क्वायर बताए, आपको पूछा जाएगा 36 का स्क्वायर अनुरूपण विधि से सॉल्व करने पे मध्य स्टेप की संख्या या अंक होगी। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये a हो गया और ये क्या हो गया? b हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? a² 2ab और ये क्या हो गया? b²। ये सूत्र हो गया अनुरूपण विधि का, ये अनुरूपण विधि का सूत्र है। तो a² मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। नहीं आते? 2ab मतलब a कितना है? 3, b कितना है? 6 और b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा? 3 दूनी 6, 6 36, 36। यहाँ तक आ गया समझ में? अब देखो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा 36 का अनुरूपण विधि से वर्ग करने पर मध्य की संख्या कौन सी जाएगी? 36 हो जाएगी। यदि उसे अंक कौन से हो जाएंगे? 3 और 6 हो जाएंगे। नहीं आता? अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा। ये 3 कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा। उनको जोड़ने पर ये कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा, 39। ये 3 कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा। 4 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 1296। ये आंसर हो गया। मतलब 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296 होता है। आगे समझो। नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बताए, देखो 37 का वर्ग वैदिक विधि से अनुरूपण विधि से मध्य के अंक होंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया था एक बार एग्जाम के अंदर, 37 का वर्ग करने पर वैदिक विधि से अनुरूपण विधि में मध्य के अंक होंगे। अब देखो मध्य के अंक, जैसे 37 का स्क्वायर करना है, तो हमारा अनुरूपण विधि का सूत्र क्या है? a² 2ab और ये b²। ये सूत्र दे रखा है। तो ये a होता है और ये b होता है। a का मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 2 a कितना है आपके? 3, b कितना है? 7 और b मतलब 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49। इसे गुणा करने पर कितना है? 3 2 7 6 42, 42। अब देखो ये रहा 9 का स्क्वायर 42, 9 42 और 49। अब इसने कहा मध्य के अंक क्या होंगे? 4 व 2। यदि पूछा है अंक, देखो यहाँ पे पूछा गया है अंक का मतलब होता है ये डिजिट, मतलब 4 और 2। यदि पूछे संख्या हो जाएगी 42 मतलब 42। आपको कहा जाएगा मध्य अंक संख्या के का योग होगा। इतने ही पूछे मध्य का योग होगा मतलब 4 और 2 6, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से लेना। वो कह सकता है मध्य के अंकों का गुणनफल बताएं, उसको आपस में गुणा करने, 4 दूनी 6, जोड़ने का ये तो भी आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। जैसे प्रश्न के वैसे सॉल्व करना है। जैसे एक और एग्जांपल दे रखा है, 63 का वर्ग अनुरूपण विधि से ज्ञात करें। यहाँ तक अनुरूपण विधि से ज्ञात करना है तो क्या आएगा? यहाँ पे a², ये हो जाएगा 2ab और ये क्या हो जाएगा? आपके b²। a² मतलब ये a होता है और ये b होता है। a² मतलब a का स्क्वायर मतलब 36 आ जाएगा। 2ab 2, a कितना आ गया? आपके 3, आगे पीछे लिखा हुआ है, ये a यहाँ पे लिखा है, ये b यहाँ पे लिखा हुआ है। नहीं आते? इसे गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 36 और 3 का स्क्वायर 9। और देखो यहाँ पे ये 9 आ गया, अब यहाँ पे 6 आ गया, ये 3 कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा। 6 3 कितने हो जाएंगे? 9। ये पूरा आ गया। आगे समझ में? फिर से रिपीट कर देते। सबसे पहले एकाधिक पूर्ण विधि किसके लिए उपयुक्त होती है? जिसका इकाई का अंक चरमांक क्या होता है? 5 होता है। स्टेप कितने बनते हैं? 2 स्टेप बनते हैं। मेनली ये क्वेश्चन याद रखना है और ऐसे कोई भी स्क्वायर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है अनुरूपण विधि कितने स्टेप बनते हैं? 3 स्टेप बनते हैं। सूत्र कौन सा है? a² / 2ab / b²। इसमें आपको मध्य के अंक या आपके पूछा जा सकता है तृतीय पदांश या सेकंड पदांश या फर्स्ट पदांश या थर्ड पदांश के बारे में पूछा जा सकता है। नहीं आता? नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट विधि आ गई संकलन व्याकलन इष्ट विधि। इसे संकलन व्याकलन या इष्ट विधि के नाम से भी जाना जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है इष्ट विधि का उपयोग किसके लिए होता है? तो वर्ग ज्ञात करने के लिए होता है। नीचे ऑप्शंस होंगे, वर्ग, घन, घनमूल या वर्गमूल के लिए होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग ज्ञात करने के लिए होता है। नहीं आता? इष्ट विधि क्या होती है? ध्यान से देखो,
संकलन, इसे इष्ट संख्या विधि से, इसे किस विधि से नाम से जा सकता है? इष्ट विधि से। आपको पूछा जा सकता है संकलन व्याकलन विधि का दूसरा नाम क्या है? तो इष्ट विधि है। क्लियर यहाँ तक? इष्ट विधि किसका दूसरा नाम है? तो संकलन व्याकलन विधि का नाम है। कैसे भी पूछा जा सकता है। इष्ट संख्या वह संख्या होती है जिसे जोड़ने व घटाने पर शून्य आता हो। किसी भी संख्या वर्ग इस विधि से ज्ञात किया। देखो, किसी भी संख्या का वर्ग इस विधि से ज्ञात किया जा सकता है। पहला एकाधिकरण पूर्ण जिसका चरमांक इकाई अंक 5, उसके लिए एकाधिकरण पूर्ण विधि। 11 से लेकर 99 मतलब 2 डिजिट मतलब 2 संख्याओं तक की, मतलब 11 से लेकर 99 तो यदि है तो उसके लिए उपयुक्त विधि अनुरूपण विधि। और किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि है? संकलन व्याकरण या इष्ट विधि को कहा जा सकता है। भास्कराचार्य द्वितीय रचित लीलावती में किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के इस विधि को इष्ट संख्या नाम से जाना जाता है। मतलब एक किताब थी ये भास्कराचार्य द्वितीय रचित लीलावती में, लीलावती पूछा जा सकता है लीलावती में किस विधि का वर्णन है? तो इष्ट संख्या विधि का वर्णन दे रखा है। इसका सूत्र है, अब एग्जाम के अंदर सूत्र भी पूछा जा सकता है, सीधा पूछा जा सकता है। संकलन व्याकलन विधि का निम्न में से वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करने का सूत्र बताए। तो सूत्र कौन सा हो जाएगा? ये सूत्र दे रखा है आपको। सूत्र क्या है? संख्या प्लस इष्ट संख्या ब्रैकेट 1, संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर। ये ध्यान रखना, इस संख्या की क्या है? स्क्वायर है। ये यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है। अगर इसमें सूत्र भी पूछा है, इसलिए फिर से कह रहा हूँ सूत्र याद कर लेना या नोट करके रख लेना। संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या प्लस क्या हो जाएगी आपके? इष्ट संख्या। ये इष्ट आएगा, ठीक है ना, ये गलती से लिख चुका है, यहाँ पे इष्ट आएगा। संख्या प्लस इष्ट संख्या ब्रैकेट 1, संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा? इष्ट संख्या का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, इस संख्या को मैंने क्या कर दिया? x लिख दिया। इष्ट संख्या को मैंने क्या लिख दिया? a लिख दिया। इससे याद रहेगा आपको, x का मतलब क्या है? संख्या, a का मतलब क्या है? इष्ट संख्या। अब यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस a, इससे इजी बेस पे याद रहेगा। और a का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? आपके इष्ट संख्या का स्क्वायर। यहाँ a बराबर क्या है? इष्ट संख्या है। अब देखो सॉल्व करते हैं। जैसे मुझे 23 का स्क्वायर ज्ञात करना है, ये x स्क्वायर है यहाँ पे। अब 23 का स्क्वायर ज्ञात करना है। 23 का, अब देखो इस संख्या विधि में इस संख्या वह होती है जिसे जोड़ने घटाने पर क्या आता है? शून्य आता है। ये ध्यान रखना। अब देखो 23 है, 23 में से मैं कौन सी संख्या घटाऊं कि यहाँ पे 0 आ जाए? मतलब इकाई का क्या आ जाए? 0 आ जाए। अब देखो 23 है, इसमें से कौन सी संख्या घटाऊं कि यहाँ पे 0 आ जाए? 0 आ जाए मतलब 20 लाना है। 20 लाना मतलब मैं कितना घटाऊंगा? 3 घटाऊंगा। अब जो ये मैं 3 घटा रहा हूँ ना, ये जो 3 घटा रहा हूँ ये क्या है? आपके इष्ट संख्या है। यही क्या है? आपके इष्ट संख्या। जो घटाने पर या जोड़ने पर प्राप्त होते हैं उसे इष्ट संख्या कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं 23 है, 23 में यदि मैं 7 जोड़ूँ तो ये कितना हो जाएगा? आपके 30। मतलब यहाँ पे 0 है तो इष्ट संख्या क्या हो सकती है? 7 भी हो सकती है। आपको पूछा जा सकता है 23 का इष्ट संख्या अंक कौन सी होगी? तो 3 और 7 दोनों होंगी। नहीं यहाँ तक कोई भी संख्या आ सकती है, उसको जोड़ने या घटाने पर पीछे क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तो वही उसका क्या होता है? इष्ट संख्या होती है। अब देखो सॉल्व करते हैं। 23 का स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा? 23 हमने कौन सी संख्या जोड़ी थी? 3, तो 3 जोड़ा और 3 को एक बार घटाया और फिर क्या कर दिया? 3 का स्क्वायर कर दिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो संख्या है उसी के अंदर वो जो इष्ट संख्या उसको एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे और उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। नहीं आता? अब देखो यहाँ पे कोई सिंबल नहीं, गुणा में है, ये ध्यान रखना। 23 में 3 जोड़ने पर ये क्या आ जाएगा? आपके 26 आ गए। 23 में से 3 घटाने 20 आ गए और 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9 आ गया। नहीं आता? समझ में आ गया? अब देखो इसको इससे गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 520 आ जाएगा। इसको इससे गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 520 आ जाएगा। और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। फिर इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा आपके? ये आएगा 529। कितना आ जाएगा? 529 आ जाएगा। 23 का कितना हो जाएगा? 529। नहीं आते? आपको सीधा क्वेश्चन भी इसका स्क्वायर पूछा है। आपको कहा जाएगा किसी भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए में से कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है? तो संकलन व्याकरण विधि या इष्ट विधि मानी जाती है। इसमें पूछा है इष्ट संख्या कौन सी होती है? इष्ट संख्या वह होती है जिसको संख्या में जोड़ने या घटाने पर क्या होता है? 0 प्राप्त होता है। आपको पूछा है जोड़ने पर 0 आता है, घटाने पर 0 आता है, या दोनों, जोड़ने या घटाने में दोनों 0 आता है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से आपको पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे ये याद रखना। तो संकलन व्याकरण विधि इष्ट विधि कह सकते हैं, संकलन इष्ट संख्या विधि कहते हैं। इससे कहाँ जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। पूछा जा सकता है, शून्य आता है। किसमें बताया गया था? भास्कराचार्य द्वितीय रचित लीलावती में इसमें क्या बताया था? इष्ट विधि का संख्या नाम से जाना जाता है। नहीं आता? इसका सूत्र याद रखना। एग्जाम के अंदर आपको पूछा जा सकता है संकलन व्याकरण इष्ट विधि का सूत्र कौन सा है? तो सूत्र कौन सा हो जाएगा? संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर। नहीं आता? ये नोट कर लेना। नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो संकलन व्याकरण इष्ट विधि, संकलन, इसे इष्ट संख्या विधि भी कहते हैं। इष्ट संख्या विधि वह होती है जिसे जोड़ने और घटाने पर शून्य आता है। किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात इस विधि से किया जा सकता है।
भास्कराचार्य स्वामी भारती की लीलावती किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए इस विधि को दिखाया गया है। सूत्र कौन सा होगा, ये सूत्र हो गया आपके, यहाँ पे ये याद रखना, इष्ट ये लिखा हुआ है, ये भी इष्ट है और ये भी, ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसलिए वापस स्लाइड का यूज किया गया है, ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। नहीं याद है, नेक्स्ट लेते हैं, सूत्र याद है, इसमें केवल आपको एक सूत्र याद रखना है, संख्या क्या होती है वो याद रखना है। नेक्स्ट लेते हैं, देखो नेक्स्ट आ गई निखिलम विधि। निखिलम विधि के बारे में लेते हैं। निखिलम, इससे यावदूनम तावदूनम भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, यावदूनम और तावदूनम विधि से भी जाना जा सकता है। पूछा जा सकता है यावदूनम तावदूनम का दूसरा नाम क्या है, तो निखिलम विधि है। निखिलम विधि का दूसरा नाम क्या है, यावदूनम तावदूनम है। यावदूनम तावदूनम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वर्ग ज्ञात करने की विधि, वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करने की विधि के लिए किया जाता है। किसी भी संख्या, अब देखो यहाँ पे भी क्या है, किसी भी संख्या इस विधि से ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना हो निखिलम विधि से किया जा सकता है। एग्जाम के अंदर इसके सूत्र पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें 2 खंड बनता है, कितने स्टेप बनते हैं, 2 खंड। सीधा पूछा जाए यावदूनम तावदूनम वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करने पर कितने स्टेप बनते हैं, तो 2 स्टेप बनते हैं। या पूछा जा सकता है निखिलम विधि में कितने स्टेप बनते हैं, तो 2 स्टेप बनते हैं। कौन कौन से 2 स्टेप बनते हैं, देखो स्टेप बनते हैं यहाँ पे 2 स्टेप बनते हैं। अब 2 स्टेप कौन से हो गए, संख्या प्लस विचलन, यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस आएगा, संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर, ये आपका सूत्र हो गया। सूत्र क्या होगा आपके, संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर। ये 2 स्टेप होते हैं, ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2, ये 2 स्टेप होते हैं। नहीं आता कौन कौन से 2 स्टेप होते हैं, संख्या ये यहाँ पे ध्यान रखना प्लस है, संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर। पूछा जा सकता है निखिलम विधि से वैदिक विधि का वर्ग ज्ञात करने का सूत्र क्या है, सूत्र क्या हो जाएगा, संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर। ये आपके क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। सूत्र याद रखना, एग्जाम के अंदर सूत्र पूछा जाता है। इसका एक और सूत्र होता है उपाधार सूत्र। उपाधार सूत्र कौन सा आपको पूछा है, उपाधार सूत्र निम्न से कौन सा है, तो देखो एज इट इज यही सूत्र है, संख्या प्लस विचलन, यहाँ पे प्लस है ये ध्यान रखना, संख्या प्लस विचलन विचलन का स्क्वायर, आगे स्लैश करके क्या लिख देना, उपाधार अंक लिख देना। आगे क्या एज इट इज यही सूत्र है, देखो संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर, इससे पहले क्या आ जाएगा, उपाधार अंक आ जाएगा, इसके आधार पे आएगा उपाधार अंक। अब ये उपाधार अंक क्या होता है, संख्या कौन सी है, ये आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ विचलन का अर्थ संख्या में कुछ जोड़ने या घटाने से है। यहाँ आधार संख्या 10 के गुणज में होती है, 10 के गुणज में होती है। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे 21 लेना है, 21 लेना है, मतलब आधार तो 10 होगा, 10 के पास लेना है तो 2 से गुणा करूँगा तो 20 आ जाएगा, ये इसके पास में आ गया, तो ये उपाधार अंक हो गया। और ये क्या हो गया, आपके विचलन बेस पे हो जाएगा। देखेंगे जैसे कहते हैं, देखो निखिलम विधि, निखिलम विधि के अंदर 107 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो 107 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए 107 के पास में 0 वाली डिजिट कौन सी हो गई, आधार, तो आधार क्या हो गया, 100 हो गया। यानी यहाँ तक इससे पहले यदि कोई होती तो आधार क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब विचलन मतलब 100 में कौन सी संख्या जोड़ूं कि यहाँ पे 107 आ जाए, 107 आ जाए तो विचलन क्या हो गया, 7 हो गया। यानी यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आपके सूत्र क्या है, संख्या प्लस क्या है, विचलन, संख्या प्लस विचलन, फिर क्या है, विचलन का स्क्वायर कह रखा है। यानी यहाँ तक तो संख्या ये रही संख्या 107 प्लस विचलन, विचलन कितना आ गया, 7। नेक्स्ट विचलन का स्क्वायर, ये विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर 49, इसको जोड़ने पे 114। आपको पूछा है सेकंड स्टेप के कौन सा होगा, 49 होगा। फर्स्ट स्टेप में कौन सा होगा, 114 होगा, आपको पूछा जा सकता है। या पूछा जाएगा फर्स्ट स्टेप के अंकों का योग बताए, ये भी पूछा जाए तो 4 1 5 और 1 6, 6 भी हो सकता है। गुणनफल बताए तो 4 एकम 4 4 एकम 4 मतलब 4 आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, तो 114 होगा, फिर इन दोनों को साथ में लिख दिया जाएगा, ये आंसर हो गया। यहाँ तक नेक्स्ट लेते हैं, जैसे करना है तो आधार क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, 1000, क्योंकि देखो 1003 है, यहाँ पे 107 है, 1000 मतलब कितना, 100, 10 पे चलेगा, फिर 100, फिर कितना चलेगा, फिर आपके मतलब एक जीरो बढ़ाते रहो, उस पर इस पे चलेगा, ये 100 हो गया। विचलन क्या हो जाएगा, 1000 में 3 जोड़े तो कितना आ गया, 1003 आ गया। तो ये सूत्र है, संख्या, ये संख्या आ गई प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। अब ये हो गया फर्स्ट भाग और ये कौन सा हो गया, सेकेंड भाग, फिर दोनों को साथ में लिख दिया, ये दोनों को साथ में। यार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो निखिलम विधि के उपाधार, उपाधार हमने सॉल्व किया था, उपाधार वाला कौन सा होता है, तो ये ध्यान से देखना। अब देखो संख्या प्लस विचलन, ये प्लस है, ये ध्यान रखना, संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर, उपाधार, ये जो सूत्र है इसका अप्लाई करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो जैसे 52 का स्क्वायर करना है, आधार तो क्या लिया जाएगा, 10 ही लिया जाएगा। जैसे आधार क्या होते हैं, 10 होते हैं, 100 होते हैं, 1000 होते हैं, 10,000 होते हैं, इस तरह से बढ़ता रहेगा। ये तो आधार होंगे, हमेशा आधार क्या होंगे, 10, 100, 1000 या 10,000, ये आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखो उपाधार, उपाधार क्या होता है, मतलब ये जैसे हम 52 ले रहे हैं तो 52 आधार तो क्या हो गया आपके 10 हो गया, आधार कौन सा हो गया 10।
अब 10 को किससे गुणा करूँ कि इसके पास वाले डिजिट आ जाए, इसके पास वाले 0 वाले डिजिट आ जाए। तो इसको 10 से 5 से गुणा करूँगा तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 में 2 ऐड करूँगा तो ऑटोमेटिक क्या आ गया, विचलन आ गया। इस तरह से ज्ञात करना है। आपको पूछा जा सकता है 52 का निखिलन विधि से वर्ग करने पर विचलन होगा या उप आधार अंक होगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये ध्यान, इसलिए एक एक स्टेप को ध्यान से देखना। ये क्या होता है, देखो 50 1 से लेके 100 तक 99 तक मतलब कोई भी होगी तो उसके लिए आधार हमेशा क्या होगा, 10 होगा। उसके बाद मतलब संख्या 2-3 डिजिट आगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके लिए 1000 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। उप आधार क्या होता है, उसी संख्या उससे मल्टीप्लाई करें उसके पास वाली डिजिट संख्या, पास वाली संख्या जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे 110, 120, 130, 140 इस तरह से पास वाली संख्या ये आ जाएगी। ये ध्यान रखना। अब 100 से गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब 50 में कौन सी संख्या जोड़ेगी, 52 आ जाए तो 2 जोड़ा तो ये क्या हो गया, विचलन हो गया। आपको कहा जा सकता है निखिलन विधि से 52 का स्क्वायर करने पर विचलन होगा, तो आंसर होगा 2। अब आपको पूछा जा सकता है निखिलन विधि से 52 का स्क्वायर करने पर उप आधार अंक होगा, उप आधार अंक होगा तो 5, ये पूछा जा सकता है। ये यदि पूछे आधार होगा तो आधार क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उपाधार अंक कितना है, 5, कॉमा उपाधार अंक के बाद ये स्लैश ऐसे आएगा प्लस ये ब्रैकेट ऐसे। उपाधार अंक ये 5, फिर क्या आ जाएगा, संख्या। देखो उपाधार अंक 5, ये 5 आ गया स्लैश। संख्या कौन सी है, 52, ये 52 आ जाएगा प्लस विचलन कितना है यहाँ पे, देखो 2, तो यहाँ पे प्लस 2 स्लैश। ये पहला भाग पूरा, ये पूरा भाग पहला भाग है, ये ध्यान रखना। नहीं यहाँ तक नेक्स्ट ये सूत्र ये ध्यान से यहाँ पे सॉल्व कर लेना। यहाँ पे प्लस है और ये ब्रैकेट है, ये ध्यान रखें। नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसे गुणा करते ये 5 आ जाएगा, इसे जोड़ने पर ये कितना आ जाएगा आपके 54 आ जाएगा। और यहाँ पे विचलन कितना है, देखो 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये 4। अब देखो इसे सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 2704, ये ध्यान रखें। आगे समझ में थोड़ा ध्यान से जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करना, जिससे ये स्टेप के लिए हो सके। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, आधार पूछा जा सकता है, उपाधार अंक पूछा जा सकता है और विचलन भी पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट आपको पूछा फर्स्ट खंड या सेकंड खंड, ऐसा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट विधि कौन सा आ गई, द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व योग विधि ऊर्ध्वतयक विधि भी कह सकते हैं। इस विधि को क्या कहा जा सकता है, ऊर्ध्वतयक विधि भी कहा जा सकता है। किसी भी संख्या का, अब देखो किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। दिक् विधि, इसे क्या कहा जाता है, दिक् विधि के नाम से जाना जाता है। इसे डी से लिखा जाता है। इसे किससे लिखा जाता है, डी। सीधा सीधा पूछा जाता है द्वंद्व योग विधि में डी का मतलब किससे डिनोट किया जाता है, डी से डिनोट किया जाता है। स्टेपों की संख्या ज्ञात करनी, यहाँ पे स्टेपों की संख्या ज्ञात कर 2n-1 का उपयोग किया जाता है। किसी भी संख्या के अंकों की संख्या आधार पर है, जैसे 1 का 1 स्टेप होगा, 2 होंगे तो 3 स्टेप होंगे, 3 होंगे तो 5 होंगे, 4 होंगे तो 7 होंगे, 5 होंगे तो 9 होंगे, 6 होंगे तो 4। जैसे कैसे 1 है तो 1 को इससे गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा आपके 2 × 1, जैसे किसी संख्या का एकांक 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सूत्र लगाते हैं 2n-1, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू, n की वैल्यू क्या है, जितनी संख्या है 1 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 2 में से 1 गया, कितना आ गया 1। किसी एक संख्या का स्क्वायर करने पर स्टेपों की संख्या क्या होगी, 1 ही होगी। अब देखो नेक्स्ट, अब जैसे 2, जैसे मैं कह सकता हूँ ये 23 है, आपको पूछा जाएगा 23 का वर्ग करने पर द्वंद्व योग विधि में स्टेपों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे सूत्र यही रहेगा 2, n का मतलब संख्या हो गई 1 और 2 से गुणा करेंगे -1, 2 से गुणा करने पर कितना आ गया 4 में से 1 गया, कितना बचा 3। ये देखो किसी भी 2 संख्याओं का वर्ग करने पर स्टेपों की संख्या कितनी होगी, 3। ये स्टेपों की संख्या है। देखो एक संख्या का स्टेप कितना होगा, 1 ही। 2 संख्याओं की, यदि 2 अंकों की कोई संख्या है तो स्टेपों की संख्या कितनी होगी, 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या जैसे मैं कह सकता हूँ 123 है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये कह रहा है 123 का वर्ग करने पर द्वंद्व योग विधि में स्टेपों की संख्या कितनी होगी। ये 2011 में प्रश्न आ चुका है, ये ध्यान रखना है एलडीसी के अंदर। 123, अब यहाँ पे हम सूत्र क्या रखें, 2n-1, 2n-1 मतलब 2, n का मतलब होता है संख्या 1 2 3 मतलब 3 से गुणा करेंगे -1 करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 में से 1 गया, कितना बचा 5, मतलब स्टेप कितने बनेंगे 5। वो बताऊंगा स्टेप कैसे होते हैं, वो आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे कितने स्टेप बनते हैं, 5 बनते हैं। आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा 3 अंकों की कोई संख्या है तो द्वंद्व योग विधि से वर्ग करने के स्टेपों की संख्या होगी, तो स्टेपों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। नेक्स्ट है जैसे स्टेपों की संख्या 4 आगे, जैसे 1 2 3 4। आपको कहें 1234 का द्वंद्व योग विधि से वर्ग करने पर स्टेपों की संख्या बताएं, तो स्टेपों की संख्या बताए तो यहाँ पे कितनी संख्या 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 2 × n की वैल्यू कितनी आ गई 4 -1, 4 दूनी 8 में से 1 गया, कितना बचा आपके 7, तो स्टेप कितने बनेंगे 7। ये देखो 7, 4 अंकों की संख्या है तो स्टेपों की संख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। इसी तरह आगे कोई संख्या आ जाए 1 2 3 4 5, जैसे इसका वर्ग करने पर स्टेपों की संख्या, पहले मैं स्टेपों की संख्या की बात करूँ उसके बाद बताऊंगा वर्ग कैसे ज्ञात किया जाएगा। अब देखो इसके 1 2 3 4 5 है तो 2n
n की वैल्यू 5 -1, तो 5 दूनी 10, 10 में से गया कितना बचा 9, ये 9। तो 5 अंकों के लिए स्टेपों की संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब आगे भी कोई संख्या आ सकती है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। आपको कहा जाएगा 1 2 3 4 5 6 का वर्ग करने पर स्टेपों की संख्या बताए। तो यहाँ पे संख्याएं कितनी, अंक कितने हैं 6, तो 6 कितने हैं तो 2 × 6, ये डिजिट कहलाते हैं या अंक कहलाते हैं। 6 से गुणा करने -1 करना, 6 दूनी 12, 12 में से गए कितने बचे 11, तो स्टेप कितने बनेंगे 11 स्टेप बनेंगे। आपके सिलेबस में दे रखा है 6 अंकों तक, तो 6 अंकों तक सीधा याद ही रखना है। देखो यदि कहे किसी कोई एक है, 1 से लेके 9 तक का वर्ग करने पर स्टेप बनेंगे, तो एक ही स्टेप बनेगा। ये स्टेपों के बारे में बता रहा हूँ, 2011 का जो IDC था उसमें पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। 2 का वर्ग करने पर आंसर क्या हो जाएगा 3, 3 स्टेपों की संख्या क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या जो नहीं है 2 और 3, 2 और 3 मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 6 और 9 का वर्ग करने पर स्टेपों की संख्या कोई भी अंक हो, के लिए यहाँ तक ये अंक कहलाते हैं 2 और 3। जैसे 123 तो क्या हो गई संख्या हो गई, 1 2 3 क्या हो गए अंक हो गए, डिजिट हो गए, ये ध्यान रखना। जैसे 2 अंकों की कोई संख्या है तो कितने स्टेप बनेंगे तो 3, 3 अंकों की कोई संख्या है तो इतने स्टेप बनेंगे 5, 4 अंकों की कोई संख्या है तो स्टेप कितने बनेंगे 7, 5 अंकों की कोई संख्या है तो स्टेप कितने बनेंगे 9, और 6 अंकों की संख्या है तो स्टेप कितने बनेंगे 11। ये याद रखना। नहीं यहाँ तक स्टेपों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है 2n - 1, ये ध्यान स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। देखो नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व योग विधि से अब कोई भी संख्या आ जाए, बाई चांस कोई भी संख्या आ जाए, जैसे मैं कहता हूं जैसे 342 का वर्ग करना है, आपको पूछा जाए 342 का वर्ग करने का 4 स्टेप की संख्या होगा। अब कितने पहले देखो स्टेप कितने बनेंगे 1 2 3 है, तो हमारा सूत्र क्या है 2n - 1। 2n - 1 मतलब संख्याएं कितनी है 1 2 3, 3 से गुणा करेंगे -1 करेंगे, 3 दूनी कितना होता है 6, 6 में से गया कितने बचे 5, स्टेप कितने होंगे 5, कितने स्टेप हो जाएंगे 5, ये रहा स्टेप। स्टेप की संख्या कितनी हो जाएगी स्टेपों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। सबसे पहले 342 का वर्ग करने पर द्वंद्व योग विधि में स्टेपों की संख्या होगी तो आंसर होगा 5। ध्यान से सुनना, एक 2 ही क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्लास में लेंगे। 342 का वर्ग करने पर द्वंद्व योग विधि में स्टेपों की संख्या कितनी होगी 5। पहला क्वेश्चन, जैसे मैं कहता हूं इसको मल्टीप्लाई करना है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें आप पीछे से चलेंगे, एक एक डिजिट बता देंगे। सबसे पहले स्टेप पूछे 1 2 3 4, 4 है तो 4 संख्याओं के लिए स्टेप कितने बनेंगे 7 स्टेप बनेंगे। अब 7 स्टेप कौन कौन से बनेंगे ध्यान से देखना। हम पीछे से चलेंगे, पीछे से चलेंगे, पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, ये आ गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, अब 1 के साथ क्या लेंगे 2 लेंगे, बाकी को नहीं देखना, केवल 1 को देख लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 2 और 1 21 बचे, 21 बचे तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, 2 1 कम 2, 2 2 कितने हो गए आपके 2 2 कितने हो गए 4, तो यहाँ पे 4, ये दूसरा स्टेप हो गया। यहाँ तक अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हम क्या करेंगे, अब कौन सा आ जाएगा 521 आ जाएगा। पहले हमने 1 लिया, फिर आपके क्या आ गया 2 आ गया, फिर 2 आ गया, अब क्या लेंगे 5 लेंगे। अब 5 लेंगे तो 521 को मल्टीप्लाई करना है, तो 521 को मल्टीप्लाई करने से करेंगे बाहर वालों को बाहर से, बाहर वालों को बाहर से मतलब इस 1 को 5 से, इस 5 को 1 से, ऐसे बाहर वालों को बाहर से। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितने हो गए 10, और बीच वाले को बीच से 2 दूनी, बीच वाले को बीच मतलब ऐसे 2 दूनी 4, ये 4 जोड़े तो कितने हो गए 14 हो गए। नहीं आता आगे समझे, देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 कितने हो गए जोड़ गुणा करके जोड़ना है, 2 दूनी 4, 4 मतलब कितने हो गए 14, ये आ गया आपके तीसरा स्टेप। नहीं आता। अब आगे संख्या लेते हैं, आगे संख्या तो बाहर वाले को बाहर से मतलब 3 एकम, अब 3 वाला आएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 कितने हो गए 6, अंदर है ये तो 2 होने पर क्रॉस ही होते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 10 कितने हुए 20, 20 जोड़ने में कितने हो गए 26, ये 26 हो गए। ये आपके कितना आ गया चौथा स्टेप आ गया। अब हम क्या करते हैं ऐसे चले थे, अब पीछे से एक एक संख्या हटाते रहेंगे। जैसे 1 हटा दिया, 1 हटा दिया तो कौन सी 352 बची। अब 352 मतलब क्या करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 कितने हुए 12, और ये कितने हो गए 5 × 5 25, तो जोड़ने पे कितने हो गए आपके 37, कि नहीं आते 37 ही आएंगे। देखो 5 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12 हो गए, पछड़ी 25, 25 जोड़े तो ये जोड़ने पे कितना आ गया 37, ये नेक्स्ट स्टेप आ गया, कि नहीं आते। अब 1 के बाद हम क्या करेंगे 2 को छोड़ देंगे, पहले 1 को छोड़ा अब 2 को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35, 35 मतलब 5 × 5 3 को 5 से गुणा, 5 3 15, 5 3 15, 15 15 कितने हुए 30, ये 30 आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट 5 को भी छोड़ देगा, अब क्या हो जाए 3 3 9, 3 3 9, ये 9 आ गया। नहीं आता। आप एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं, पहले पूरा सॉल्व करेंगे फिर एक एक स्टेप एक एक हाथ रख सकते हैं इस तरह से, जिससे गलती नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे हमने कितना किया था 4 डिजिट है, 4 स्टेप कितने थे 7, तो 7 स्टेप देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये आपके आ गया छठा और ये आ गया 7वां स्टेप।
इस तरह से 7 स्टेप आते हैं। अब ऐसे सॉल्व करो तो ये 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1 कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा, 1 और 27 हो जाएंगे, ये 7, ये 2 आगे चला जाएगा, 2 जोड़ने पर 39, 3 यहाँ पे 9 पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे चला जाएगा, 3, ये 3 आगे चला जाएगा, 3 आगे चलने पर ये कितना आ जाएगा 12। ये आप इसका आ गया वर्ग। यदि 3, 5, 2, 1 का वर्ग करने पर कौन सी संख्या आएगी, तो ये संख्या आएगी। आपको कहा जाए कितने अंक होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंक होंगे, 8 डिजिट होंगे इसके अंदर। इनका योग भी पूछा जा सकता है, गुणनफल भी पूछा जा सकता है, एग्जामर है कुछ भी पूछा सकता है। यहाँ तक ये आपके वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करने की 5 विधि हो चुकी है। वैदिक विधि से जैसे आपको कहा गया था, वैदिक विधि से आपके सिलेबस के अंदर सबसे पहले दे रखा है वर्ग। ये वर्ग की आपको मैंने पाँच मतलब ये जो टॉपिक थे सॉल्व कराए हैं। वैदिक विधि से 5 मतलब आपकी विधियाँ थी वो सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक के हम क्या करेंगे, घन, वर्गमूल और घनमूल। घनफल करेंगे, वर्गमूल करेंगे और घनमूल करेंगे। नहीं आते, आज के सिर्फ इतना ही लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नाइस मीटिंग, हैव अ नाइस डे।